में हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें बताया था न्यूटन्स ने जो एप्पल का एक्सपेरिमेंट था वही एक्सपेरिमेंट बताया कि जिसमें वो न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एप्पल गिरा, उसने कहा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वही कंसेप्ट हमारे पास ग्रेविटी का था कि हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इफेक्ट देखा था, वेट पिक वो हमने डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन में हमने का कॉन्सेप्ट ट्रैक के अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है सन के अक्रॉस और इसे रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने देखा था अबाउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं काफ़ी, तो इसलिए इसे चैप्टर को लाजमी अच्छे से कीजिएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट क्या था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है विद सम फोर्स, दैट फोर्स इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। जिसमें यहाँ पे दो मैसेज दिखाए गए हैं, M1 और M2। ठीक है, उनके दरम्यान में डिस्टेंस है, सम डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, R हम उसे कह सकते हैं, D कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोर्स है वो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, डेट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। उसके बाद जी की वैल्यू हमने देखी थी, डेट इज के 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर। ये हमने देखी थी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको डिस्कस किया कि जिस तरह एक मैस दूसरे मैस पे फोर्स लगाता है और दूसरा मैस ऑब्वियस सी बात है पहले वाले पे एक फोर्स लगाएगा, तो एक को हम कह देते हैं एक्शन और दूसरी को कह देते हैं रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन हमने पढ़ा था थर्ड लॉ न्यूटन का। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो एक की अट्रैक्शन को हम एक्शन कह देते हैं और दूसरी को अट्रैक्शन को हम रिएक्शन कह देते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमारे पास थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर हमने मास ऑफ अर्थ को डिटेल में फाइंड किया कि मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड विद वेट। इसके फार्मूले से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कल के लेक्चर में। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखी कि हर ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें रहते हुए वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसे हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि इमेजिनरी है, हमें नज़र नहीं आ रही होती है। ठीक है, उसका फार्मूला भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का जो फार्मूला होगा सेम फार्मूला है, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फील्ड फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं उसे, और फील्ड फोर्स भी वही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी कि हम जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहती है, जैसे हम ज़मीन की तरफ आते रहेंगे तो वो फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का थोड़ा सा फार्मूला देखा, उसमें देखा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन ही होती है। ठीक है, जो 9.8 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हमने यहाँ तक वेट चेंजेस विद लोकेशन, यहाँ तक हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने जी की वैल्यू फाइंड की थी, 9.8 थी। उसमें हमने कंपेयर वही सेम फार्मूला जो कि मैथ्स में हमने किया था, सेम फार्मूला कंपेरिजन में हमने यूज़ किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंपेयर किया विद द वेट, और हमने जी की वैल्यू लास्ट टाइम फाइंड कर ली थी। जी, ये कल के लेक्चर का था। आज के लेक्चर हमने स्टार्ट करना है विद वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, कि हमारे पास जैसे जैसे मैं हाइट पे जाता हूँ तो जी की वैल्यू कैसे कम हो रही है और उस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव की थी कि वो एक्सेलरेशन की ग्रेविटी की वैल्यू है। ठीक है, ए इक्वल टू जी आया था, वो हमने देखा था। वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस। वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे डिपेंड कर रहा है कि वो भी हम जाके आगे देखेंगे। ठीक है, the value of g is inversely proportional to the square of the radius of earth, but it does not remain
कांस्टेंट इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है G इक्वल टू कैपिटल GM ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे कैपिटल G कांस्टेंट है, फाइंड कर लिया था कांस्टेंट है। रेडियस इसका मतलब रेडियस पे फर्क पड़ रहा है, तो रेडियस पे फर्क पड़ रहा है तो वो लेते हैं वहां आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जी एच इक्वल टू जी एम डिवाइडेड एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे रेडियस था वहां पे हाइट भी इंक्लूड होगी, तो हाइट डिनोमिनेटर में है, तो अगर हाइट इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर कह सकते हो कि हमारे पास हाइट इंक्रीज करने से जी एच जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है दैट विल बी डिक्रीज। क्लियर? यस सर। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास जी एच इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो हाइट देखिए नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला निकालूं फ्रॉम इक्वेशन वन में देखो फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं जस्ट सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। टॉप पे देखें, इक्वेशन वन में फार्मूला लिखा हुआ है स्मॉल जी कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट थोड़ा सा फर्दर और मूव करते हैं, तो ये जी आर स्क्वायर जो हमारे पास जी एम आ रहा है, तो ये जी एम की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर में नजर आ रही है। तो इसमें पुट करते हैं तो नेक्स्ट साइड पे ऑरेंज कलर में इक्वेशन देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ हाइट जीरो है, हम ग्राउंड पे बात करते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइट में वैल्यू एच जीरो पुट करता हूँ तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म क्या बचगी, डेट इज जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर से क्या हो गया, नीचे स्क्वायर था ना, नीचे भी ऊपर भी स्क्वायर था, तो आर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, जी एच इक्वल टू जी। तो वो सिर्फ जी के इक्वल आ जाती है, जी एच अगर हाइट जीरो कर देते हैं तो जी एच इक्वल टू जी बन जाता है। अगर मैं कहता हूँ कोई हाइट इंक्लूड करूंगा तो हमारे पास जी एच की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट हम किसे कहते हैं, जो कि खुद ब खुद बनी हुई होती है, पहले से हम नहीं बनाते, वो नेचुरल में आती है। तो आपको एग्जांपल दे सकते हो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? सर सन। टाइप ऑफ सैटेलाइट सन कह सकते हैं, और हमारे पास मून। ठीक है, मून यस सिंपल सी है सर। जो कि आपको सामने नजर भी आ रहा होता है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है, वो नेचुरल सैटेलाइट में कंसीडर की जाती है मोस्टली। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट के आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो साइंटिस्ट हमारे पास एक स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट भेजते हैं उससे सैटेलाइट कहा जाएगा। साइंटिस्ट जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजेंगे उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, और वो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब कौन कौन सी सैटेलाइट होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आती है, जिसमें हम बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री टॉक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये सैटेलाइट के थ्रू हो रही होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फिर हमारे पास आ जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जो कि हमारे पास अर्थ के साथ रुकी हुई होती है, और जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा वैसे वैसे वो मूव कर रही होती है। और हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कहते हैं जिससे हम जीपीएस वगैरह लोकेशन देख रहे होते हैं कि इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है, मैप यूज़ करते हैं ना, गूगल मैप,
तो वो इसी पे यूज कर रहा होता है, yes, sir. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज कर रहा होता है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी डेरिवेशन आती है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें। कंसीडर देयर इज अ मास ऑफ सैटेलाइट m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है एट एल्टीट्यूड h is in an orbit of radius r with orbital speed that is velocity v। तो उसकी वेलोसिटी भी बताई गई है, उसका मास भी बताया गया है, उसकी हाइट भी बताई गई है, उसका रेडियस भी बताया गया है। और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है क्योंकि वो सर्कुलर रोटेट कर रही है। हमने देखा है ना कि हमारे पास ये अगर अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अराउंड अगर मून रोटेट कर रहा है या कोई भी सैटेलाइट रोटेट कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कर रही होती है। सो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो जहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई की जा रही है उसे हम कहते हैं mv² डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट चीज जहाँ पे होती है जो कि इसे रोटेट करवा रही है वो हमारे पास दूसरी फोर्स जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर कर देते हैं। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर दीज टू फोर्सेस, हम इन दो फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक दफ़ा आर कट गया, एम यहाँ से कट गया। वी हैव अ वेलोसिटी स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ तक क्लियर है? No, sir. समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया तो यहाँ पे स्टार्ट, मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में डील कर रहा है, कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई की हो रही होती है, जो सर्कल मोशन में कर रही होती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो सैटेलाइट थी ये सर्कुलर मोशन कर रही थी ना, Yes, sir. तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। और हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही होती है, तो अर्थ इसे अट्रैक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ कौन सी फोर्स है वो? Sir, communication. नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। gravitational force. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Okay, sir. तो दोनों फोर्सेस हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, Yes, sir. एक ही सैटेलाइट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव टू कंपेयर इट एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आर है, राइट हैंड साइड पे भी आर है, इसमें दो आर हैं राइट हैंड साइड पे, तो एक आर कैंसिल हो गया, स्मॉल एम से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया, वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। आप देखें क्लियर हुआ? Yes, sir. Now it's clear. ओके, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करूंगा? वी हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट। Yes, sir. मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ओवर आर, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर विद स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे g की वैल्यू जो कि हमने याद की थी 6.673 मल्टीप्लाई टेंस पावर -11, m की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6 इंटू टेंस पावर 24, एंड r की वैल्यू हमें पता है डेट इज इक्वल टू 6.4 इंटू टेंस पावर 6। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। फाइंड कर सकते हैं? कैलकुलेटर है आपके पास? Yes, sir. है. जी, इसको फाइंड करके चेक करें आंसर क्या आ रहा है। p का आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट भी लेना है ऊपर।
सर जी जी। सर अभी मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। साइंटिफिक नहीं है, चलें कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यस इसमें सर। तकरीबन आंसर जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा वो 11.2 होना चाहिए किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। बुक में भी लिखा होगा, वेरीफाई कर लें, बुक में ये लिखा हुआ है। ओके सर, मैं देखती बुक भी नहीं है? हूँ। सर जी जी, पूछें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ आपने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ बुक में क्या वैल्यू लिखी हुई है जी की, वो वी की, सॉरी। सर जी जी, यहाँ पे आई थिंक। यस। सर ये आप कौन सी वाली बुक करा रहे हैं? नेशनल बुक फाउंडेशन। सर आपने क्या कहा? नेशनल बुक फाउंडेशन। अच्छा सर, हमने ये वाली की है, ये वाली ट्रेवल बुक हाउस। कारवान बुक हाउस की है भी ना, लेकिन अभी ये है कि सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप बेशक देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर हाँ हम जी, इस बेशक वाली वहाँ बुक से से करें या नेशनल बुक वाली बुक से? जहाँ से कर लें कोई इशू नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक सेम है, ठीक है। जहाँ से कर लें वहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। मेरे पास दोनों पड़ी हुई हैं, मैं दोनों को रेफर कर दूंगा, तो दोनों हमारे पास मौजूद होती हैं। तो दोनों के टॉपिक्स तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। आप देख सकती हैं, जहाँ से याद कर लें, जहाँ से आपको इजी है वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, जहाँ पे आई थिंक सो मुझे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट मैं कैलकुलेट कर लूँ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 11.2 आता है या 7.9 आता है, एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ मैं। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जी, तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पे इसका जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो उसमें हमारे पास आंसर आता है, डेट इज़ v इज इक्वल टू 8.168, ठीक है। ये चीज़ आ रही होती है, ठीक है, किलो में, किलोमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का फार्मूला वैल्यू आती है इस फार्मूले के मुताबिक। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दूँ, अब वो कैसे चेंज करूँ, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट में देखा था, हमारे पास एक फार्मूला हमने देखा था, जी आर स्क्वेयर इक्वल टू जी एम, ये याद है फार्मूला? भूल गए? हाँ, अ, यहाँ पे ग्रेविटी वाले में जब हमने देखा था तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ग्रीन वाले में देखें,
यस सर। और यहाँ पे मैंने फाइंड करके भी दिया था आपको, ये ऊपर देखे ना, ये फाइंड किया था जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। यस सर। ये फार्मूला वहां पे यूज करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, तो ये जी एम जहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूले में उसकी जगह रिप्लेस करने लगा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर एक दफा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा जी आर विद स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं डेट इज 10, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू वही पुट करते हैं जो पहले हमने पुट की थी, डेट इज 6 इंटू 10⁻6 से 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का जो वैल्यू आती है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। इसका भी आंसर वही आएगा जो हमारे पास ऊपर आया था, डेट इज 8.168 आया था ना, तो इसका भी आंसर वही आएगा। ओके सर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसको आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर, अभी तो नहीं है, मैं इसको पूरा देख लूंगी उसके बाद आपको बता दूंगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, साथ साथ जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना आगे नहीं रहता, तो एग्जाम्स में तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा, जो जो नहीं समझ आता वो आपने पूछना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डज एन एप्पल अट्रैक्ट अर्थ टुवर्ड इट, जो कार्बन बुक में ही लिखा हुआ है क्विज में। तो इसका आंसर आता है किसी को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी सर हमने डील, जी जी, सर अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को। एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता? नो सर। सर सर इट अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है और एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी सेड दैट देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स दैट इज बिटवीन द टू मैसेज। दो मैसेज हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जी जी पूछे। सर आप रीड कर देंगे, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही क्वेश्चन। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ। वो पूछ रहा है कि हमारे पास किस फोर्स के साथ हमारे पास जो एप्पल है, ठीक है, जिसका वेट 1 न्यूटन है। वेट बता दिया गया एप्पल का, उसका वेट क्या है 1 न्यूटन, और कौन सी ऐसी फोर्स है जिससे वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन समझ आया? नो सर, समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कौन, हमने अभी कहा ना कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगा, ये तो मान रहे हो? यस सर। तो वो कह रहा है कि जो एप्पल फोर्स लगाएगा वो कितनी फोर्स होगी, कितनी अट्रैक्शन फोर्स होगी जो कि अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि उसका वेट, जो एप्पल का वेट है वो 1 न्यूटन है। सर फोर्स भी 1 न्यूटन होगी। बिल्कुल, फोर्स भी 1 न्यूटन सर। होगी, ठीक है, क्योंकि वही वेट ही उस पर अप्लाई किया जा रहा है, अर्थ के ऊपर हम वेट ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दैट वेट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नंबर थर्ड, डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ माउंटेन।
वो पूछा कि अगर मैं इसी एप्पल को ऊपर माउंटेन पे ले जाता हूँ तो उसकी जो वेट है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन कांस्टेंट रहेगा? सर अम, कांस्टेंट रहेगा। सर डिक्रीज होगा। जी, डिक्रीज होगा। वजह क्या है? रीजन भी पता होना चाहिए। सर सर क्योंकि जी वो जी, ऊपर जाता है तो उसकी वो फोर्स कम हो जाता है। फोर्स कम हो जाती है, लेकिन क्यों कम हो जाती है वो हमें फॉर्मूले से पता सर चलता है। ग्रेविटी की वजह W से। इक्वल टू एम जी, बिल्कुल ग्रेविटी की वजह से। तो आप देखो ऊपर जाते हुए G की वैल्यू कम होती है, जो कि हम देख चुके थे। G की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेट कम होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस तो ये सर। क्वेश्चन लिखनी होती है। चौथा, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ G वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? जो वैल्यू ऑफ G है वो चेंज क्यों हो रही होती है जगह से जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों चेंज हो रही होती है? नो आइडिया? जी जी, जी जी बताएं। सर क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर जब हम नो सही है, मुझे नहीं पता। ये तो नहीं बन रही। उससे तो रीजन भी नहीं बन रहा। अभी हमने ऊपर रीजन डिस्कस कर लिया है। तीसरे क्वेश्चन में हमने रीजन डिस्कस किया है। सर मैथ्स की वजह से। मैथ्स की वजह से? जी क्या बता रही हैं मैथ्स? सर एल्टीट्यूड लैटिट्यूड जो वो इन्फ्लुएंस जी, करती है ना हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ग्रेविटी। चेंज हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जी की वैल्यू जो कि हमने फार्मूला भी देखा था, ठीक है, दैट इज जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो हाइट इंक्रीज करने से हमारे पास जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इफ़ वी आर मूविंग सम एल्टीट्यूड, तो हमारे पास कोई हाइट कवर करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू कम हो जाएगी। प्लेस टू प्लेस वेरी होने का मतलब ये है कि हमारे पास, अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं तो हमारे पास जी की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे मैं माउंटेन पे जाता हूं, जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा तो हमारे पास जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर? ओके सर। यस। तो जब आप आंसर दे रहे होते हो ना तो ये कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये मैं मैथमेटिकल चीज़ बताता हूँ ना, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला लिखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मतलब मिल जाती है आपको, और आप काफ़ी अच्छी वर्डिंग लिख सकते हो। तो इसलिए मैथमेटिकल एक फार्मूला भी लिखा करो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़ वी आर, यहाँ पे जी एच का फार्मूला तो मैंने गिवन दिया हुआ है, ठीक है, पेपर में भी गिवन होता है फार्मूलाज, ठीक है। अब यहाँ पे जी एच का फार्मूला गिवन है। मैं आपसे पूछता हूँ इफ वी कवर, जस्ट अ मिनट, सम हाइट दैट इज 2 मीटर, ठीक है, जो कि 2 मीटर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। तब उस पर जी की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ एक न्यूमेरिकल में देखें ना, एक ही वैल्यू दी गई है, तो आपको कहा गया है कि हमारे पास जी की वैल्यू तब क्या होगी, बता सकते हैं आप मुझे?
सर 9.81 meters per second square. कैसे गैस किया? यस सर, मतलब जी जी, गैस किया है या कैलकुलेट किया है? ये बेसिक कैलकुलेशन से आता है। आपको एच की वैल्यू दे दी गई है, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने कहा याद करनी है। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। एम की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, डैट इज 6 इंटू 10⁻24। आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यूज हैं। तो रेडियस जो है डेट इज 6.4 इंटू 10⁻6, ये 3 वैल्यूज। उसके बाद जी, स्मॉल जी की वैल्यू 10। तो ये 4 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँ और एच की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दूँ, तो क्या आंसर नहीं निकल आएगा? जी स्टूडेंट्स, यस सर। समझ आ रही है? नो सर, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। मैंने कहा ये जी की वैल्यू कांस्टेंट, सारी वैल्यूज हैं, कैपिटल जी, एम, आर, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और एच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो भी पुट कर देंगे। कैलकुलेटर यूज करना है और आपने फाइंड कर लेना है आंसर। हाँ ओके सर। आसान मेथड है। यस सर, इजी है। और अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं बाद में कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज देखो ना, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जो वो मैंने सर्कल में डाली हुई है। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये यस। आपको याद होनी चाहिए। यस सर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं एक बार रिवाइज करके फिर आपको बता दूंगी।